नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अनएकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी, सीएससी, जीएस यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी, सीएससी को जब सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अनएकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ तथा अन्य स्टेट पीसीएसओं का मैं लगातार मेंस देता रहा हूँ। दोस्तों, अनएकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, कहीं से भी हों, वो सभी अनएकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ यूपीएससी, सीएससी के चैनल पे 15,519 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव में है। यूपीएससी, सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में 6 महीने की फीस है 22,500। 12 महीने की फीस है 27,500। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,000। 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 50,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको इसके लिए 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 22,500 की जगह पे 20,250 रुपये देना होगा। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 27,500, वो 10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपये। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 40,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 36,000 रुपये पेड करना होगा और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको 45,000 रुपये पेड करना होगा। 6 महीने का बैच कोर्स यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स के लिए शुरू हो रहा है 8 फरवरी से। 6 मंथ बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है 8 फरवरी से, जहां पे बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में पढ़ाया जाएगा। 8 फरवरी से आप लोग जरूर हमारे कोड AKS001 के माध्यम से एडमिशन लीजिए, आपको 10% का छूट मिलेगा। और कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी, सीएससी 2022 के लिए। ये भी 8 फरवरी से शुरू हो रही है। यहाँ भी मिशन यूपीएससी, सीएससी 2022 जीएस बैच कोर्स बाइलिंगुअल होगा और पूरी तैयारी कराई जाएगी जीएस की और इंग्लिश मीडियम में होगा। और 2 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी, सीएससी 2023 के लिए। ये भी 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। यहाँ भी बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी। और एनसीईआरटी बैच की शुरुआत हो रही है यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब एनसीईआरटी बैच में क्या है, वह कोई भी आप प्रीलिम्स देंगे उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस होता है, उसकी पढ़ाई जाएगी। यहाँ भी आपको बाइलिंगुअल एनसीईआरटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इसलिए दोस्त, आप अनएकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए और इसका फायदा लीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। अनएकेडमी कम्बैट आज है 7 फरवरी को। अनएकेडमी कम्बैट 11 बजे है। विनिंग अमेजिंग प्राइज है, आपको इसके लिए मिलेगा यूपीसीएससी ऑप्शनल प्लस यूपीसीएससी जीएस प्लस और आइकोनिक कोर्स का जो वो रखा गया है, सब्सक्रिप्शन रखा गया है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 88,000 रुपये। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,31,510 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,67,220 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। इसी तरह यूपीएससी, सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी, सीएससी ऑप्शनल
प्लस कोर्स के लिए रखा गया है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 70,103 रुपए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 99,680 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,21,200 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इस पे आप जो जरूर मेरे कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और फायदा उठाइए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत की इतिहास बिपिन चंद्रा में। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। 18वीं सदी के भारत में आज हम पढ़ेंगे क्या, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। मगर मतलब क्या हुआ, हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, जैसे मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे जैसे वहां पे मुगल शासक कमजोर होते गए, वैसे वैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हो गया। अब देखते हैं हम कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हुआ। जैसे हैदराबाद कर्नाटक का, अवध का हुआ, बंगाल का हुआ। एक मिनट होल्ड कीजिए दोस्तों। रुकावट के लिए क्षमा। इस तरह हम देखेंगे आज कि क्षेत्रीय जो राज्यों का उदय हुआ उनके क्या कारण थे और इन इन राज्यों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों में हैदराबाद और कर्नाटक। निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। निजामुल मुल्क कौन था? निजामुल मुल्क जो था वह तुरानी दल का नेता था। मुगल शासन काल में यह तुरानी दल का नेता था और जब वह देखा, क्योंकि यह मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर रहा था, जब इसने देखा कि स्थिति बहुत, राज्य की स्थिति नहीं सुधर पाएगी, तो वह क्या किया कि मुगल बादशाह की नीतियों से तंग आकर वह दक्षिण में चला गया और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निजामुल मुल्क जो था वो बहुत ही योग्य था। वह एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था और वह भरसक प्रयास किया कि मुगल साम्राज्य की स्थिति सुधरे। जब सैयद और इसने सैयद बंधुओं, जिनको क्या कहा जाता था, किंग मेकर कहा जाता था, उनके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसीलिए इसको मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया और इसने मुगल साम्राज्य की गिरती हुई परिस्थिति को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मुगल बादशाह के द्वारा इसे उचित सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण इसने खिन्न होकर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यह दक्षिण चला गया और दक्षिण में जाकर इसने हैदराबाद के निजाम राज्य की स्थापना किया। और कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद जितने भी नवाब आए उसमें सबसे यह योग्यतम नवाब। 1722 से लेकर 1724 तक वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वह जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया, क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। क्या मतलब? मोहम्मद शाह रंगीला जो रोशन अख्तर के नाम से प्रसिद्ध था, उसका नाम क्या था? रोशन अख्तर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था, तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला क्या था? एक नालायक टाइप का शासक था। वह धूर्त और नालायक था। वह
बिल्कुल वो आप चापलूसों से घिरा रहता था और उसको राजकाज में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह मतलब शासक बनने के योग्य ही नहीं था और उसने क्या किया? वह आसफ जाह के द्वारा मतलब निजामुल मुल्क के द्वारा जो भी सुधार किए जा रहे थे, उसमें वह अड़ंगा लगाना शुरू किया और उसने अपने वजीर का कोई सहयोग नहीं किया। इससे तंग आकर उसने क्या किया? निजामुल मुल्क ने दक्षिण जाने का फैसला किया। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव डाली, जिस पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयां लड़ी, सुलह किए, खिताब बांटे, जागीरें तथा ओहदे दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरनचंद उसका दीवान था। क्या कर रहा है? इसने आसफ जहां ने क्या किया? हैदराबाद राज्य की नींव डाली। देखिए, इन राज्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह मुगल सत्ता से अपने आप को विच्छेद नहीं किया। मुगल सत्ता से मतलब बादशाह से अपने आप को विच्छेद नहीं किया, लेकिन कोई भी फैसला वह अपने स्वतंत्र शासक की तरह लेते थे। जैसे किसको खिताब देना है, किसको जागीर देना है, किसको क्या देना है, अपने उत्तराधिकारी का चुनाव सब लोग यह अपनी इच्छा से करते थे। इसमें मतलब राज्य का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? मुगल बादशाह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था इनके। लेकिन फिर भी ये लोग जो थे शासक, जो क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ, ये अपने आप को मुगल सत्ता से स्वतंत्र घोषित नहीं किए। और आसफ जाह ने क्या किया? आसफ जाह ने भी इसी नीति का पालन किया। उसने भी स्वतंत्र रूप से शासन किया, लेकिन अपने आप को मुगल बादशाह से स्वतंत्र घोषित नहीं किया और उसने हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप की नीति अपनाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है, उसका दीवान एक हिंदू था जिसका नाम पूरनचंद था। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने की का प्रयास किया, मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए, किसी भी राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए, किसी भी राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है राजस्व। क्योंकि बिना राजस्व का कोई भी शासन ठीक से नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि लोगों का जीवन यापन सुधारने के लिए, सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए धन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए सबसे बेहतर होता कि उचित तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से राजस्व व्यवस्था का प्रबंधन करना, जिसको निजामुल मुल्क ने किया। लेकिन हम देखते हैं कि 1748 में जब निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद हैदराबाद राज्य भी उन्हीं बीमारियों का शक्तियों का शिकार हो गया जो सक्रिय जो दिल्ली में सक्रिय थी। मतलब वही बीमारी इनको भी लग गई जो दिल्ली के बादशाहों की थी, मुगल बादशाहों। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हम लोग बिपिन चंद्रा की पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, एनसीईआरटी थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन क्या है, यूपीएससी पीएससी के जो हिस्ट्री एक्सपीरियंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसलिए आप जरूर हमारे वीडियो के हमारे क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी बिपिन चंद्र पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। देखिए, हैदराबाद हम लोग पढ़ लिए, अब कर्नाटक। कर्नाटक भी मुगल दक्कन का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। क्या कर रहे हैं? कर्नाटक का जो क्षेत्र था, यह भी दक्कन का एक सूबा था, एक प्रांत था जो मुगल बादशाह के अंतर्गत था, तथा बाद में वह निजाम के हैदराबाद राज्य के अंतर्गत का एक सूबा था। मगर व्यवहार में
जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नवाब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब से नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था। अतः कर्नाटक के नवाब सदाउतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही शासक नियुक्त किया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भले ही कर्नाटक जो था वह दक्कन प्रांत का एक सूबा था, भले ही कर्नाटक दक्कन प्रांत का सूबा था, लेकिन जो कर्नाटक का सूबेदार होता था, जिसको नवाब कहते थे, वह भी अपने आप को निजाम की तरह ही व्यवहार करता, मतलब वह भी अपने आप को स्वतंत्र ही व्यवहार करता था। और सदाउतुल्ला खान जो कर्नाटक का सूबेदार था, नवाब था, उसने बिना निजामुल मुल्क की आज्ञा के बिना ही अपने उत्तराधिकारी अपने भतीजे दोस्त अली को चुन लिया। आगे चलकर 1740 ईस्वी में के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। क्या कर रहा है? हम देख रहे हैं कि यह जो उत्तराधिकार की जो नीति थी, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी जो अन्य जो राजकुमार होते थे, ये भी आपस में लड़ते रहते थे। जैसे हम देखते हैं कि कर्नाटक की नवाबी के लिए दोस्त अली के पुत्रों और उसके दामाद चंदा साहब में संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के कारण हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनी, जो विदेशी कंपनियां थी, उनको इनमें इनके राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। अब देखे होंगे कि दोस्त अली के पुत्र मोहम्मद अली की ओर से अंग्रेज और उसके दामाद चंदा साहिब की ओर से कौन, मुगल, क्या कहते हैं, फ्रांसीसी कंपनियों ने हस्तक्षेप किया। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, जिसमें अब विदेशी कंपनियां देशी राज्यों के मामलों में खुलकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तीसरा जो शासक है वो कौन है? बंगाल। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों, मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शीद कुली खां को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था, जब उसे वहां का दीवान बनाया गया था। क्या कर रहा है? बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता कायम किया किसने? मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां को 1700 में बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, और जिसे बाद में 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल का सूबेदार बना दिया गया, बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था। और इसने क्या किया? इसने भी अपने आप को मुगल बादशाह से स्वतंत्र घोषित नहीं किया, लेकिन यह एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करता रहा। और हम देखते हैं कि बंगाल के शासकों में दो योग्यतम, अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां क्या थे? असाधारण क्षमता के व्यक्ति थे, और इनके दोनों के अंतर्गत बंगाल का शासन काफी फूला फला और एक समृद्ध प्रांत के रूप में विकसित हुआ। उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से कमोबेश मुक्त हो गया। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद सुजात खान ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खान का। कह रहा है क्या कि शुरुआत का जो शासक था मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां एक योग्यतम व्यक्ति था। उसने एक स्वतंत्र राज्य बंगाल की स्थापना की, जब उसको 1717 में बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर के द्वारा बनाया गया। इसने भी लगभग मुगल बादशाह से स्वतंत्र व्यवहार किया।
स्थापित किया, लेकिन अपने आप को मुगल सल्तनत से स्वतंत्र घोषित नहीं किया। सबसे बड़ी चीज थी बंगाल में जो बार बार किसान विद्रोह हो रहे थे, इसने उस पर नियंत्रण स्थापित किया और एक शांति व्यवस्था कायम किया बंगाल में। और उसने बंगाल के बगावती जमींदारों का अंत किया। उसके शासन काल में 3 विद्रोह हुए। पहला सीताराम राय का विद्रोह हुआ, दूसरा उदय नारायण का और तीसरा गुलाम मोहम्मद ने विद्रोह किया। उसके बाद सुजात खान ने बगावत की और अंतिम विद्रोह नवाज खान का था। इस तरह इन बिगड़ैल जमींदारों का उसने दमन किया और राज्य में एक उचित व्यवस्था कायम की तथा राजस्व बढ़ाने के लिए इसने बंगाल में एक नई पद्धति इजारा व्यवस्था की स्थापना किया। इजारा व्यवस्था क्या थी? इजारा व्यवस्था का मतलब राज्य की भूमि को ठेके पर देने की प्रथा की शुरुआत की। मुर्शीद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां नवाब बन गया। क्या कहा कि 1727 में हम देखते हैं कि बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसका दामाद सुजाउद्दीन 1739 में तक शासन किया, बंगाल का शासन किया। और उसकी जगह जब सरफराज सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई तो उसकी जगह पे उसका पुत्र सरफराज शासक बना, लेकिन उसे उसी साल बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां गद्दी से हटाकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बन गया, नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांति और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। किसने? मुर्शीद कुली खां ने, अलीवर्दी खां ने और सुजाउद्दीन ने क्या किया? बंगाल में शांति व्यवस्था कायम किया और बंगाल को एक समृद्ध प्रांत की ओर बनाने में अग्रसर किए। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंधन नए सिरे से किया। उसने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था आरंभ किया। क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि जो शुरू के जो शासक थे मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां ने क्या किया? इन्होंने व्यापार और उद्योग को बंगाल में काफी बढ़ावा दिया और बंगाल को एक भारत के सबसे समृद्ध प्रांत के रूप में बदल दिया। उसमें दिख रहा है कि मुर्शीद कुली खां जो शुरुआती सूबेदार था, शासक था, इसने क्या किया? मितव्ययिता बरती, मतलब प्रशासन में कम से कम खर्च। मितव्ययिता का मतलब क्या हुआ? कम से कम खर्च, मितव्ययिता बरती और उसने बंगाल के वित्तीय मामलों को नए सिरे से प्रबंध किया। इसके पहले क्या था? बंगाल एक समृद्ध प्रांत होते हुए भी इतना ज्यादा लूट खसोट था कि यह एक गरीब प्रांत के रूप में बना हुआ था। उसने क्या किया कि सबसे पहले मितव्ययिता की नीति का पालन किया और उसके बाद से बंगाल के वित्तीय मामलों को नए सिरे से प्रबंध किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर जो भूमि थी उसको क्या किया? खालसा में बदल दिया। खालसा भूमि क्या होती थी? खालसा भूमि उस भूमि को कहा जाता था जिस पर खेती राज्य के द्वारा की जाती थी और उसने भू राजस्व के लिए भू राजस्व व्यवस्था को भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था के लिए एक नई पद्धति इजारा व्यवस्था की शुरुआत किया। इजारा व्यवस्था मतलब क्या हुआ कि भू राजस्व वसूल करने के लिए भूमि को क्या ठेके पर दे देने की प्रथा की शुरुआत की। देखिए यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। इजारेदारी व्यवस्था की हम शुरुआत देखते हैं कि जहांदार शाह के समय में इफ्तार खां ने किया था, आपको याद होगा।
उसने इसमें क्या था कि भूमि को ठेके पर दे दी जाती थी, राजस्व तो बढ़ मिल जाता था, लेकिन इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ता था इस व्यवस्था। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदा और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर हिंदू थे। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। क्या कह रहा है कि मुर्शिद कुली खान के बाद हम देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां उसके बाद के जो भी नवाब आए, चाहे मुर्शिद कुली खां, चाहे उसका दामाद शुजाउद्दीन, चाहे अलीवर्दी खां, सभी ने क्या किया, हिंदुओं और मुसलमानों से समान व्यवहार किया और दोनों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए। इन तीनों शासकों के समय में हम देखते हैं कि बंगाल में कई ऊंचे पदों पर हिंदू बंगाली जो थे वो नियुक्त थे। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार, इन्होंने क्या माना कि बंगाल की जो स्थिति है, समुद्र तटीय स्थिति बंगाल की, और बंगाल को एक धनी प्रांत के रूप में बदला जा सकता है, उसके लिए क्या है, व्यापार का प्रसार करना, जो यहाँ की जनता के लिए भी फायदेमंद है। और इसीलिए इन शासकों ने क्या किया, विदेशी व्यापारियों को, भारतीय और विदेशी व्यापारियों दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराया, जिससे बंगाल एक समृद्ध प्रांत के रूप में तब्दील हुई। शुरुआत के जो ये शासक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। उन्होंने अफसरों की निजी व्यापार पर रोक दिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारी कंपनियों तथा उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। क्या कह रहा है कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो शुरू के जो शासक थे बंगाल के, इन्होंने क्या किया कि सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए, देखिए व्यापार के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए कि सड़क और नदी, जहाँ मतलब जिन क्षेत्रों से व्यापार होता है, जैसे नदियों के माध्यम से व्यापार होता था, समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था और सड़क के माध्यम से व्यापार होता था, तो सबसे बड़ी चीज इन्होंने कि सुरक्षा व्यवस्था कायम किया इन मार्गों पर कि जिससे व्यापारी अबाध रूप से आ जा सके, इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था अवसर किया। और दूसरी चीज इसने क्या किया कि जो अफसर व्यापार में लगे हुए थे उनको इस पे, उनके व्यापार पे, निजी व्यापार पे इसने उन्होंने रोक लगा दिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारी कंपनियों तथा उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां क्या होता, थोड़ी सी भी अगर छूट मिलती थी तो ये मनमानी करना शुरू कर देते थे, इसलिए इन कंपनियों के पर भी इन्होंने कड़ा नियंत्रण स्थापित किया और यह ध्यान दिया कि इन्हें जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, छूट मिले हुए हैं, उसका ये कहीं दुरुपयोग नहीं कर पाए। अलीवर्दी खां ने अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। देखिए अलीवर्दी खां के समय में अंग्रेज जो थे वो कहाँ पे, उनके कारखाना था कलकत्ता में था, और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर को अपना केंद्र बनाया और इन कारखानों की इन्होंने क्या किया, किलेबंदी की इजाजत मांगी। लेकिन अलीवर्दी खां यह जानता था कि किलेबंदी करने का मतलब क्या होगा कि ये विदेशी कंपनियां जो हैं वो मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगी और जिसमें ये अपना सेना रखेंगी, सैन्य दृष्टि से भी मजबूत होंगी और यह राज्य के लिए समस्या खड़ी कर सकती हैं। इसलिए चाहे वो मुर्शिद कुली खां हुआ, चाहे अलीवर्दी खां हुआ,
इन लोगों ने क्या किया, किलेबंदी की इजाजत नहीं दिया। इन सबके बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रवृत्ति की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। कह रहा है कि हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी उसमें बदलाव आया। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब क्या था, औरंगजेब एक बहुत मजबूत शासक था और उसके समय में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको याद होगा कि बंगाल में कुछ दिक्कतें पैदा की, जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब नाराज होकर उनके खिलाफ कासिम खान के नेतृत्व में एक बड़ी फौज भेजी और इन कंपनी के दफ्तरों पे मुगल सेना ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को भागकर समुद्र में एक ज्वारग्रस्त द्वीप फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी थी। उस समय इनका गवर्नर था जोसिया चैन। बाद में काफी मान मनोवत के बाद इन्होंने, औरंगजेब ने इन कंपनियों को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि कंपनी के नीतियों में बदलाव आया और यह अपनी नीतियों को मनवाने के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग की धमकी देने लगी थी। लेकिन नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, वह इन नीतियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिए और इनकी इस प्रवृत्ति को नहीं दबाया गया। देखिए, अगर शुरू में ही अगर इन कंपनियों की इस नीति पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता और उनको सैन्य शक्ति के द्वारा अगर दबा दिया जाता तो हो सकता था कि यह इस तरह की ये कंपनियां इस तरह की जरूरत नहीं करती जो बार बार सैन्य शक्ति की धमकी देती हो। क्योंकि शुरू में क्या था, शुरू में यह कंपनियां उतनी आर्थिक रूप से और सैनिक दृष्टि से मजबूत नहीं थी। बंगाल के नवाबों ने सैनिक शक्ति बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहा जाए क्या कि बंगाल एक आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत राज्य बन गया, भाई यहाँ के शासकों ने व्यापार को बढ़ावा दिया, राजस्व स्थिति में सुधार किया, लेकिन बंगाल को जिस तरह राजस्व और व्यापार से मुनाफा हुआ उस तरह से ये जो शासक थे इसको सैनिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं किया। अगर सैन्य दृष्टि से भी अगर इसको मजबूत करते, जैसे नौसेना का विकास करते, सेना को यूरोपीय ढंग से सुसज्जित करते, तो वह जो दिक्कत बाद में हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ हुआ, वह दिक्कत पैदा नहीं होती और अंग्रेजों की इतनी जरूरत नहीं रहती कि वह बंगाल के शासकों के मामलों में हस्तक्षेप करते और इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसको परिणाम स्वरूप हम देखेंगे आगे की क्लास में कि प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके एक तरह से बंगाल के शासन पे पूरी तरह से अधिकार। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अब राज्य अवध। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था। उसने 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। वह एक अत्यंत निडर, कर्मठ और दृढ़ प्रतिज्ञ तथा तेज आदमी था। देखिए क्या कह रहा है, अवध के राज्य की स्थापना, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया, अवध राज्य की संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहानुल मुल्क था। इसने भी 1722 में फर्रुखसियर के समय में ही इसने क्या किया, 22 में इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। यह एक अत्यंत तेज तर्रार, कर्मठ और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था। सादत खान ने भी 1723 में एक नया राजस्व बंदोबस्त किया। कहा जाता है कि उचित भू राजस्व लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों को
की हालत को बेहतर बनाया। क्या कह रहा है कि जब यह इसको अवध का जब सूबेदार बनाया गया, इसने भी नई भू राजस्व नीति को लागू किया तथा बड़े जो जमींदार थे जो किसानों का शोषण कर रहे थे, उन उन बड़े जमींदारों से किसानों के शोषण से इसने मुक्ति दिलाया और इसने उससे मुक्ति दिलाकर किसानों की हालत को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति, उच्च अधिकारी और हिंदू थे। देखिए, अवध के जो शासक थे वो क्या थे? ईरानी दल के नेता थे। सादत खान बुरहान मुल्क जो था वो ईरानी दल का नेता था। ये शिया लोग थे, ये शिया राज्य था। इन लोगों ने भी उसी नीति का पालन किया जिसको हम अभी पीछे पढ़े हैं कि बंगाल के शासकों ने किया, क्योंकि ये भी जानते थे क्या थे कि मुस्लिम जो थे वो दाल में नमक के बराबर थे और वह जानते थे कि हिंदुओं से को हम लोग बाइकाट करके, बहिष्कार करके राज्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य की स्थिति खराब होती रहेगी, विद्रोह होता रहेगा। इसलिए सादत खान बुरहान मुल्क ने भी सुलह कुल की नीति अपनाई और हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर का अवसर प्रदान किया और इसने भी इसके भी सेनापति और अन्य अधिकारी जो थे वो हिंदू थे। वर्ष 1739 में वर्ष 1739 में अपने मरने से पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को अपने वंशगत जायदाद बना लिया था। उसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ली। यह साथ ही 1748 में साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया। इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया। क्या कह रहा है कि 1739 में जब सादत खान बुरहानुल मुल्क की मृत्यु हुई, देखिए 1739 का जो करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मुगल बादशाह के बीच हुआ था। उस युद्ध में इसने भाग भी लिया था सादत खान ने, और बाद में इसने निजाम सादत खान ने आत्महत्या कर लिया और उसकी तब तक उसने अवध को एक समृद्ध प्रांत के रूप में बदल दिया था और अब उसने अपने पद को क्या कर दिया था? वंशगत बना दिया था। क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अपने भतीजे तथा दामाद सफदरजंग को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र अहमद शाह मुगल शासक बना तो अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बनाया 1748 में। मुगल उसी समय से, और उसको इलाहाबाद का जो प्रांत था उसको भी सफदरजंग को मुगल बादशाह के द्वारा दे दिया गया और उसी समय से अवध के नवाब को नवाब वजीर के नाम से जाना जाने लगा। मतलब क्यों? क्योंकि सफदरजंग को अवध के नवाबी के साथ साथ मुगल बादशाह का वजीर भी बनाया गया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था किया। उसने भी नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सफदरजंग ने भी सादत खां की नीतियों का ही पालन किया। इसने भी बिना किसी भेदभाव के इसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को बराबरी का मौका दिया और निष्पक्षता पूर्वक उसने दोनों को नौकरियां देने में की नीति का पालन किया। सफदरजंग ने बहुत ऊंची व्यक्तिक नैतिकता बनाए रखी। वह जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार। क्या कह रहा है कि सफदरजंग जो था वह बहुत ही ऊंची नैतिकता का व्यक्ति था। जैसे पहले के शासक क्या करते थे? कई शादियां विवाह करते थे, लेकिन वह एक पत्नी के प्रति ही वफादार रहा और पूरे जीवन में उसने एक उच्च नैतिकता का पालन करते हुए केवल एक ही विवाह किया। असल में हैदराबाद, बंगाल, अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़ों के संस्थापक क्रमशः निजामुल मुल्क, ये कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक।
मुर्शिद कुली खां यह बंगाल का तथा अलीवर्दी खां ऊंची व्यक्ति नैतिकता वाले लोग थे। उनमें से लगभग सबों ने संयम पूर्ण और सादा जीवन बिताया। क्या कह रहा है कि चाहे वो हैदराबाद राज्य के शासक हो, चाहे बंगाल के जो शासक शुरुआत के शासक थे, चाहे अवध के, यह क्या थे, ऊंची नैतिकता वाले लोग व्यक्ति थे और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार के नियम का पालन किया और अब यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के इन्होंने एक उचित राज्य की स्थापना की तथा अपने राज्य के लोगों के लिए उचित प्रबंधन किया उनके विकास के लिए। अगला जो राज्य है वह है मैसूर। क्षेत्रीय राज्यों को उदय में मैसूर। हम यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्त एनसीईआरटी बिपिन चंद्र का यहाँ हम पढ़ रहे हैं। मैसूर दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस समय महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह था मैसूर। मैसूर कहाँ पे है? हैदराबाद के पास ही है। तो जो मैसूर राज्य का उदय किसके अधीन में हुआ? मैसूर राज्य का जो उदय हुआ वह हुआ हैदर अली के अधीन में हुआ। 18वीं सदी के शुरू में नंजराज और देवराज नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ले रखी थी। इस प्रकार वहां के राजा चिक्का कृष्णराज को उन्होंने कठपुतली में बदल दिया था। क्या कह रहा है? हम देख रहे हैं कि 18वीं सदी में जो मैसूर का जो राजा थे क्या कहते हैं, चिक्का कृष्णराज, उनके दो मंत्री थे, दो भाई थे, नंजराज और देवराज। तो पूरी जो शक्ति थी इन्हीं दोनों भाइयों के हाथों में थी। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने मैसूर के शासक को एक कठपुतली शासक के रूप में बदल दिया था। मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को मौका मिला। हैदर अली कौन था? हैदर अली जो था वो नंदराज के अधीन डिंडीगुल का जो था वह किलेदार था। और जब यह 20 साल तक मैसूर राज्य जो था वो आपसी झगड़ों में उलझा रहा, उसी समय क्योंकि हैदर अली एक योग्य व्यक्ति था, इसको उभरने का मौका मिला और इसने उसका लाभ भी उठाया। हैदर अली ने इसका लाभ भी उठाया और मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। जल्द ही उसने पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना। जो सैनिक उसके अधीन थे उनको आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाए। क्या हुआ? बहुत ही, क्योंकि हैदर अली पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह एक समझदार व्यक्ति था। वह एक प्रशिक्षित सेना के बारे में जानता था कि एक प्रशिक्षित सेना के द्वारा कोई भी कार्य कराया जा सकता। वह एक मामूली सैनिक की सेवा के रूप में भर्ती हुआ और अपने योग्यता के बल पर उसको बाद में डिंडीगुल का किलेदार बनाया गया, जहां उसने अपने अधीन सैन्य शक्ति को क्या किया? यूरोपीय पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण में महत्व को समझा और उनको फ्रांसीसियों के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित कराया और उन्हें आधुनिक अस्त्र शस्त्र मुहैया कराया। वर्ष 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि डिंडीगुल में किसने एक अत्याधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो वह था हैदर अली। उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। 1761 में उसे नंदराज को सत्ता से अलग कर दिया और मैसूर पर अपना अधिकार कायम किया। जब वह डिंडीगुल का सूबेदार था, डिंडीगुल जो क्या था, मैसूर का एक प्रांत था, वहां का जब यह सूबेदार था तो उसने हैदर अली ने वहां अपनी शक्ति में इजाफा किया और बाद में हम देखते हैं कि नंदराज को उसने पदच्युत करके मैसूर के सिंहासन पे
अधिकार कर। हैदर अली अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। उसने 1769 ईस्वी में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में मर गया। उसके स्थान पे उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। क्या कह रहा है कि जब वह सत्ता सिंहासन पाया, हैदर अली जब गद्दी पे बैठा, उस समय से ही वह किसे, मराठों से, निजाम से और अंग्रेजों से लड़ाई में व्यस्त रहा। उसने 1769 ईस्वी में अंग्रेजी फौजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें उसने अंग्रेजों को बार बार पराजित किया और मद्रास तक उसने के पास तक पहुंच गया, जिसमें बाद में मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी के सहयोग से समझौता हुआ। लेकिन जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ 1782 में, उसमें क्या हुआ, हैदर अली घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके स्थान पे 1782 में उसका पुत्र टीपू गद्दी पे बैठा। अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पे शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। समय के साथ अपने को बदलने की इच्छा, उसकी इच्छा के प्रतीक थे। उसने एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली का काम में लाना, माप तौल के नए पैमानों को अपनाना। क्या कह रहा है कि 1782 में शासक बना और 1799 तक, मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जब उसकी मृत्यु हो गई 1799 में, हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई 1799 में, अपनी मृत्यु तक उसने मैसूर पे शासन किया। वह एक जटिल चरित्र का व्यक्ति था और किसी भी समस्या से वह घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। वह किसी भी समस्या का हल ढूंढ निकालने में माहिर था। उसने नए नए प्रयोग किए। उसको एक तरह से उस समय का एक आधुनिक व्यक्ति कहा जा सकता है। उसने राज्य में नए नए प्रयोग किए, जैसे नए कैलेंडर लागू करना। उसने नए कैलेंडर लागू किया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिक्का ढलाई की नए प्रणाली का विकास करना, माप तौल के नए पैमानों का अपनाना, अपने राज्य में जैकोबियन क्लब का सदस्य बनाना। जैकोबियन क्लब क्या था? यह फ्रांस से संबंधित था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना, ये इस तरह वह एक अत्याधुनिक नए यूरोपीय विचार को अपने अंदर समाहित किया और अपने राज्य में प्रसारित करने का प्रयास किया। और दूसरा चीज क्या है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो वर्तमान में आए दूतावास है, अत्याधुनिक दूतावास खोलने की प्रथा किस शासक ने शुरू किया था? तो भारत में टीपू सुल्तान ने यह व्यवस्था शुरू किया था अपने समय में, जब उसने फारस में, बगदाद में, फ्रांस में, मॉरिशस में अपने राजदूत नियुक्त किए थे। उसने निजी पुस्तकालय में, उसके निजी पुस्तकालय मतलब टीपू सुल्तान के निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थी। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया। क्या कह रहा है? देखिए, फ्रांस के प्रति इसके मन में अगाध प्रेम था। टीपू सुल्तान को फ्रांस के प्रति अगाध प्रेम था। उसने क्या किया कि उसने टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसके पुस्तकालय में इतिहास,
सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान, गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थी और उसे फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी। इसीलिए इसने क्या किया, अब श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया। वह टीपू सुल्तान पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में लेता था, मगर उसने नवाबों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भू राजस्व में छूट देने में उदार था। क्या था यह, देखो, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए उसने क्या किया कि पैदावार का 1/3 जो था वह भू राजस्व के रूप में लेना शुरू किया, और तथा अन्य और कर थे उनको, उसकी वसूली पर उसने रोक लगा दी, तथा वह उदारता पूर्वक भू राजस्व में किसानों को छूट देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। छूट देने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई जिससे फसल नष्ट हो गई, तो इस बार लोगों के प्रति उदार, किसानों के प्रति उदार रहता था और उन्हें भू राजस्व में वह छूट देने के लिए इस तरह हमेशा तैयार रहता था। उसकी पैदल सेना उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी। इसने क्या किया, हैदर अली की तरह टीपू सुल्तान भी अपने सैन्य शक्ति का आधुनिकीकरण किया, अपने सैन्य शक्ति का आधुनिकीकरण किया और उसे यूरोपीय सैनिकों की तरह सुसज्जित किया। क्योंकि इसे क्या था, इसे इसके जो दुश्मन थे वह कौन थे, अंग्रेज थे। उनसे मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का आधुनिकीकरण जरूरी था। इसीलिए इसने यूरोपीय शैली के बंदूकों और संगीनों से अपनी फौज को लैस किया। लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। क्या कारण, आपको पता है, मैं बताया हूं कि इसने क्या किया था, टीपू सुल्तान ने मैसूर में हथियार बनाने के कारखाने स्थापित किए, शस्त्रागार स्थापित किया और यूरोपीय ढंग से हथियारों का निर्माण किया गया और उसके द्वारा अपनी सैन्य शक्ति का इजाफा किया। 1796 ईस्वी में उसने एक अत्याधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश किया। वह एक क्या था, प्रतिभाशाली सेनानायक था। उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। देखिए, कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने कहा था, टीपू सुल्तान क्या था, एक प्रतिभाशाली सेनानायक था। जब बेलाजली ने उसे सहायक संधि के लिए निमंत्रित किया, उसने उसे मना कर दिया और कहा कि शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना उसे गंवारा नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि वह गुलामी में जीने से बेहतर है कि वह मर जाना पसंद करे। इसी विश्वास का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ 1799 में मरा। लेकिन हर काम में वह, उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वह, उसको हर काम में क्या रहता था, जल्दबाजी करता था। उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। अब हम पढ़ेंगे अगला जो है वो राजपूत राज 18वीं सदी में पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्यों में राजपूत राज। 18वीं सदी का श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर के सवाई जय सिंह था, जो 1681 से लेकर 1743 तक शासन किया। वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह क्या था, विज्ञान प्रेमी के रूप में चमका। राजपूत राज्यों में हम पढ़ेंगे 18वीं सदी में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो थे जयपुर के शासक, आमेर के शासक सवाई राजा जय सिंह, जो 1681 से 1743 तक शासन किए। कि वह एक विख्यात राजनेता के साथ साथ एक कानून निर्माता
और सुधारक भी थे, और सबसे अधिक वो क्या थे, विज्ञान और कला प्रेमी भी थे। भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसने जय सिंह ने जाटों के से लिए गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की। क्या है, जो जयपुर का जो क्षेत्र था वह पहले जाट शासकों के अधीन था, जिसे जय सिंह ने लेकर वहीं पर क्या किया, जयपुर नाम के एक अत्याधुनिक शहर की स्थापना किया और उसे उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक नियमित योजना के तहत हुआ। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। क्या कह रहा है, यह भारत का एक योजनाबद्ध शहर के रूप में जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना किया। और जिस तरह हम देखते हैं कि सिंधु घाटी में क्या है, सड़क व्यवस्था और जल निकासी की व्यवस्था सबसे उत्तम थी, उसी को ध्यान में रखते हुए इसने भी लगभग उसी नीति का पालन किया और यहाँ भी उसने चौड़ी सड़कों का निर्माण कराया जो एक दूसरे को समकोण पे काटते। जय सिंह की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा है कि जय सिंह ने कहां कहां वेधशाला की स्थापना कराई थी। किसके लिए, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए। खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए जय सिंह ने कहां कहां पे खगोलशाला की स्थापना कराई थी, तो वह था दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में। बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम उसने क्या रखा, जीज मोहम्मद शाही रखा। जीज कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जीज मोहम्मद शाही क्या था। यह क्या था, एक समय सारणी था, एक समय सारणी था जीज मोहम्मद शाही, जो किसके द्वारा, जो जय सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। किसके लिए, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए। और उसका नाम उसने उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। जय सिंह ने यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व तथा त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघु गणकों को बनाने और उसके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। क्या कह रहा है कि जय सिंह ने रेखा गणित के विकास के लिए यूक्लिड की रेखा गणित तथा त्रिकोणमिति के विकास के लिए उसने लघु गणकों को बनाने और इस्तेमाल करने में नेपियर की रचना का संस्कृत में अनुवाद कराया। कहने का मतलब यह हुआ कि गणित क्षेत्र में भी बढ़ावा देने का इसने काम किया। जय सिंह जो थे वो एक महान समाज सुधारक थे। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिसमें लड़कियों की शादी में किसी भी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। कह रहा है क्या कि जय सिंह एक कुशल शासक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी था। उसने यह कानून बनाने की कोशिश की कि लड़कियों की शादी में ज्यादा खर्च न करना पड़े और यह राजपूतों को लड़कियों की अपनी शादी में अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े, वह इस पे रोक लगाने का भी प्रयास किया। तीसरी चीज ने क्या किया कि शादी, लड़कियों की शादी, लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र भी तय करने की कोशिश की तथा सती प्रथा जो राजपूतों में चली आ रही थी उस पर भी इसने रोक लगाने का प्रयास किया। कहने का मतलब यह हुआ कि जय सिंह एक कुशल शासक के साथ साथ एक
समाज सुधारक भी था, जिसने उसने समाज में फैली बुराइयों का अंत करने का प्रयास किया। अब पढ़ते हैं जो नए जो क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ वो थे जाट। जाट राज्य की स्थापना। खेतिहरों की एक जाति क्या है? जाट है। जाट दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द इलाके में रहते थे। मथुरा के पास जाट किसानों ने 1669 और फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था, मगर जल्द ही वह लूटपाट तक सीमित हो गया। क्या कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि 1669 में औरंगजेब के समय में तिलपट के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में पहला जाट विद्रोह हुआ। 1669 में तिलपट के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में पहला जाट विद्रोह हुआ। और जाट कौन है? जाट जो है वो दिल्ली, आगरा, मथुरा के इर्द गिर्द इलाकों में एक खेतिहर जाति के रूप में निवास करते थे। और इनके जमींदार गोकुल ने औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया, जिसमें गोकुल के विद्रोह को दबा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन 1688 तक हम देखते हैं कि बार बार विद्रोह होता रहा। गोकुल के बाद उसके भतीजे राजा राम के नेतृत्व में यह विद्रोह, यह युद्ध अनवरत चलता रहा। और अंत में हम देखते हैं कि राजा राम ने सिकंदरा स्थित और अकबर के मकबरे को लूट लिया और मकबरे को खोदकर अकबर की हड्डियों को जला दिया था। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि क्या हुआ कि जो यह जाट जो विद्रोह था वह एक कृषक विद्रोह के तो रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यह लूट खसोट की स्थिति में पहुंच गया था। इन्होंने अपने लूटने के दौरान, खास करके राजा राम के समय में हम देखते हैं कि चाहे गरीब हो चाहे धनी, जागीरदार हो या किसान, हिंदू हो या मुसलमान, इन्होंने सबको लूटा। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं कि राजा राम के बाद कौन? राजा राम के बाद चूड़ामन ने जाट नेतृत्व संभाला। और चूड़ामन के समय चूड़ामन और बदन सिंह चूड़ामन का भतीजा था। इसने इन लोगों ने क्या किया? भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंचा। सूरजमल 1756 से 1763 तक शासन किया। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हुआ जाट शासकों में वह था सूरजमल, जिसको क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसके नेतृत्व में यह उस समय का सबसे महत्वपूर्ण जाट नेता के रूप में उभरा। और जिस समय 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी यह मराठों की ओर से भाग लेने वाला था, लेकिन कुछ मराठों की नीतियों के कारण यह अपने आप को उस युद्ध से अलग कर लिया। और अगला जो क्षत्रिय राज्य का उदय हुआ वो थे सिख। सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में चलाया। वह पंजाब के जाट किसानों व अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया। वह लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने आरंभ किया, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक फौजी ताकत बने। क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए, सिख क्या थे? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया। सिख धर्म की स्थापना जो किए 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने किया।
यह पंजाब के जो जाट किसान थे, पंजाब हरियाणा के जाट किसान और अन्य छोटी जातियों के बीच इनका इन जातियों को मिलाकर इन्होंने उपदेश दिया और सिख पंथ की स्थापना की। लेकिन सिखों को लड़ाकू रूप में कौन बनाया? सिखों को लड़ाकू रूप में हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद जब गुरु की परंपरा की शुरुआत हुई तो गुरु हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बनाने का प्रयास किया। लेकिन इनको 10वें जो और आखिरी जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो 1666 से 1708 तक सिखों के धर्म गुरु थे, इन्होंने सिखों को एक राजनीतिक फौजी ताकत के रूप में तब्दील कर दिया। औरंगजेब की फौजों गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? औरंगजेब की फौजों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयां लड़ी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वासपात्र शिष्य बंदा सिंह के हाथों में चला गया, जो बंदा बहादुर के नाम से विख्यात था। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह के समय तक आते आते हम देखते हैं कि औरंगजेब की नीतियों के कारण, मुगल शासकों की नीतियों के कारण सिखों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहे। देखे देखे जिसे जहांगीर के समय में क्या किया गया था? गुरु अर्जुन देव को, सिखों के गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सजा दे दी गई थी। उस समय से ही सिखों और मुगलों के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे और औरंगजेब की नीतियों के कारण जब सिख गुरु तेग बहादुर ने किया तो औरंगजेब ने उन्हें भी फांसी की मौत की सजा दी। इससे लेकर क्या हुआ? सिखों और मुगलों के साथ संघर्ष हमेशा जारी रहा और जो अंतिम 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह बने, इन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ लगातार संघर्ष जारी रखा अपने मृत्यु तक और इन्हीं के साथ गुरु की जो परंपरा थी वह सदा के लिए समाप्त हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का अगला गुरु मान लिया गया। और इनकी मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो सिखों का जो आंदोलन था, नेतृत्व था, वह उनके विश्वासपात्र भक्त बंदा बहादुर के हाथों में चला गया। बंदा बहादुर का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। यह कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। लक्ष्मण दास था यह। बंदा बहादुर ने क्या किया? पंजाब के किसानों और नीची जातियों के लोगों को एकजुट किया और मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई चलाई। उसने 1715 में पकड़ लिया गया और उसका कत्ल कर दिया। क्या कर रहा है कि यह गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किया बंदा बहादुर ने और यह लगातार मुगल फौज के साथ संघर्षरत रहा। लेकिन 1715 में हम देखते हैं कि फर्रुख सियर के समय इसे पकड़ लिया गया और इसे हाथियों के पांव तले कुचलकर इसकी हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर के बाद क्या हुआ? हम देखते हैं कि बंदा बहादुर के बाद इधर मुगल शासक भी धीरे धीरे पतनोन्मुख हो रहे थे और नादिर शाह और अहमद शाह की आक्रमण और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई गड़बड़ी सिखों को एक बार फिर सिर उठाने का मौका दे दिया। आक्रमणकारियों की फौजों के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा और धन तथा सैनिक शक्ति इकट्ठी की। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो बार बार आक्रमण हो रहे थे मुगल शासकों पे के कमजोर होने से, खासकर देखें हम नादिर शाह का आक्रमण हुआ और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, इससे क्या हुआ? पंजाब के प्रशासन में अव्यवस्था फैल गई और सिखों को एक बार फिर उठ खड़ा होने का इसने मौका दे दिया।
और आक्रमणकारी फौजों का विरोध करते हुए सिखों ने क्या किया, लूट मार की नीति अपनाई और काफी धन इकट्ठा किया और अपने को एक नए सैन्य शक्ति के रूप में उभारने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का कैसे उदय हुआ। रणजीत सिंह के अधीन 18वीं सदी के अंत में हम देखते हैं कि सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्रमुखता प्राप्त कर ली। वह एक ताकतवर और साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पे कब्जा कर लिया। क्या देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जब बार बार हो रहे विदेशी आक्रमणों से तंग आकर सिख क्या थे, फिर सैनिक शक्ति के रूप में उभर गए और अपने आप को 12 मिसलों में परिवर्तित कर लिया। उन्हीं 12 मिसलों में एक मिसल के नेता महासिंह, जो सुकेर चकिया मिसल के प्रधान थे, उन्हीं के घर रणजीत सिंह का जन्म हुआ। और रणजीत सिंह एक प्रखर योद्धा के साथ साथ एक साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने को स्थापित किया। और 1799 में हम देखते हैं कि इन्होंने अपने राज्य विस्तार करते हुए लाहौर पर, जो उस समय पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी, कब्जा कर लिया तथा बाद में मतलब 1802 में उन्होंने अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। इस तरह हम देखते हैं कि 1802 तक रणजीत सिंह के पास पंजाब की राजनीतिक राजधानी के साथ साथ धार्मिक राजधानी पर भी उनका कब्जा हो गया। रणजीत सिंह ने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किए। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। उसकी नई फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी। उसने गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोंगरों और पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। क्या कह रहा है रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह ने भी अपनी फौज को यूरोपीय ढर्रे पर विकसित करने की कोशिश की और इसने भी बिना किसी भेदभाव के सिखों को, गोरखों को, बिहारियों को, उड़ियों को, पठानों को, डोंगरों को, यूरोपियों को, पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया। उसकी फौज रणजीत सिंह की फौज उस समय एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज मानी जाती थी। पहला स्थान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। क्या कहा जाता था कि रणजीत सिंह की जो फौज थी उस समय की, वह एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर फौज माना जाता। पहला जैसे अंग्रेज थे अत्याधुनिक यूरोपीय ढर्रे पर आधारित, और दूसरा जो सबसे बेहतर सैनिक प्रशिक्षित प्राप्त थे वह थे रणजीत सिंह के सैनिक। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। देखते हैं हम क्या कि रणजीत सिंह जी ने जब अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया और जब सतलज पार के राज्यों पे तो उसने हमला शुरू किया, तो उन राज्यों ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और 1809 में हम देखते हैं कि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई और उसके तहत पूरब के सिख राज्य जो थे
उसको अंग्रेज मतलब सतलज पार के जो सिख राज्य थे अंग्रेज उसको अपने अधिकार में ले लिए, संरक्षण में ले लिए और कहा कि रणजीत सिंह इस तरफ अपना राज्य का विस्तार नहीं कर सकते हैं। इस तरह अमृतसर की संधि को जिस तरह रणजीत सिंह ने स्वीकार कर लिया, यह रणजीत सिंह की कमजोरी की तरफ इंगित करता है और उन्होंने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजों से उनको मुकाबला करने की उनके पास शक्ति नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि अमृतसर की संधि के द्वारा अपने राजनयिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के जरिए अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से इन्होंने बचा लिया, मगर वह विदेशी खतरे को नहीं हटा सके। उसने उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य जब सत्ता के तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया, तब अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। क्या कह रहे हैं? रणजीत सिंह ने क्या किया? समस्या का समाधान नहीं किया। अमृतसर की संधि के द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि अपनी कमजोरी दिखाकर अपने उत्तराधिकारियों को इस समस्या का समाधान करने के लिए छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता का आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ, उस समय अंग्रेजों ने सिख राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उसको जीत लिया। तो देखते हैं कि अगली शक्ति जो थी जिनका उदय हुआ वो थे मराठा। मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। पतनोन्मुख मुगल सत्ता को अगर सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किसी से मिली तो वो थे मराठे, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली थे। असल में मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने की शक्ति केवल उसी में थी। यही नहीं, उसने इस कार्य के लिए जरूरी कई प्रतिभाशाली सेनापतियों और राजनेताओं को पैदा किया था। क्या कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर मुगल सत्ता को, पतनोन्मुख मुगल सत्ता को चुनौती सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया तो वह थे मराठे। और मराठे जो थे अपने योग्य उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में काफी शक्तिशाली हो गए थे और वह मुगल सत्ता के विघटन से जो एक राजनीतिक शून्य की स्थिति पैदा हुई थी उसको भरने के लिए वह तैयार थे। लेकिन क्या था, मराठा भी सरदार उन्हीं बीमारियों के शिकार थे जो अन्य राज्य के राजा थे। मराठों के अंशदारों में भी क्या थी, एकता नहीं थी और उनमें एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम नहीं था। क्या थे? देखिए, मराठी जो थे वह लूट पाट माट की नीति पर विश्वास करते थे। अब मान लीजिए जैसे चौथ और सरदेशमुखी लेना, चौथ भू राजस्व के साथ साथ वह राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी ले भी लेते थे और उनके अंदर वो युद्ध तो कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर क्या थी, एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का कोई भी दृष्टिकोण और कोई भी कार्यक्रम नहीं था। शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके साथ, उसकी मां के साथ उसके धर्म, जाति और अन्य चीजों का पूरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता का पालन किया। क्या कह रहा है? देखते हैं कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जब संभाजी शासक बने तो संभाजी का औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ और संभाजी को पकड़कर औरंगजेब ने उनका अंत कर दिया तथा उनकी पत्नी और पुत्र को कैद कर लिया गया। 1689 में शिवाजी के पौत्र शाहू को और उनकी माता को कैद कर लिया गया और लेकिन औरंगजेब उनके धर्म और अन्य चीजों के प्रति काफी शिष्टता का उनके साथ व्यवहार किया। शाहू ने 1707 में
औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया गया। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उस समय दक्षिण का सूबेदार था उसका पुत्र आजम, जिसने क्या किया, शाहू को और उसकी माता को आजाद कर दिया। फिर जल्द ही शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ताराबाई अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 से चला रखा। कहा जाता है कि शाहू को इसीलिए आजाद भी किया गया। शाहू को इसलिए आजाद किया गया कि हम देखते हैं कि संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम शासक बना और राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई के द्वारा लगातार संघर्ष जारी रखा गया और इससे काफी मुगल सत्ता को काफी नुकसान हो रहा था और इसीलिए इन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में शाहू को आजाद किया गया। इसलिए आजाद किया गया कि शाहू के जाने के बाद राज्य में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा और उस समय मुगल जो हैं वो इनका मराठों का पतन कर देंगे। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। यह हुआ भी। जैसे ही शाहू कैद से मुक्त होकर मराठा राज्य पहुंचा, वैसे ही ताराबाई के साथ उसका संघर्ष शुरू हो गया और जो मराठा सरदार थे वह किसी न किसी पक्ष की ओर से संघर्षरत हो गए। उनमें से अनेक ने दक्कन में मुगल नवाबों के साथ मिलकर साजिशें भी की। शाहू और कोल्हापुर स्थित उनके उसके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसका नेता शाहू या पेशवा बालाजी विश्वनाथ। शाहू का पेशवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोल्हापुर जो किसके, जो ताराबाई के नेतृत्व में जो मराठा शासन कर रहे थे, कोल्हापुर और सतारा से शासन कौन कर रहा था? शाहू कर रहा था। इसके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस संघर्ष में शाहू का किसी ने साथ दिया तो वह था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ था और इसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसको क्या कहते हैं? पेशवा। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल आरंभ हुआ जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का पूरा फायदा उठाया। उसने दक्कन की चौथ औषधमुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को राजी कर लिया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ के समय में, क्योंकि शाहू जो क्या था, वो शासन करने में असक्षम था और उसी का फायदा उठाकर पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने अपने आप को काफी मजबूत कर लिया और उसने मराठा शक्ति की वृद्धि के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों में का पूरा फायदा उठाया और दक्कन में उसने चौथ और सूरजमुखी के लिए जुल्फिकार खां, जो उस समय जहादार शाह का क्या था, वजीर था, उसको राजी कर लिया। अंत में हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? सैयद बंधुओं के साथ एक समझौता किया। वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे, शाहू को वापस कर दिया जाए। उसे दक्कन के 6 सूबों की चौथ सरदेशमुखी भी दे दिया गया। बदले में शाहू बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को देने और दक्कन में बगावत और लूट मार रोकने तथा 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया। क्या कह रहा है?
हम देखते हैं कि जहांदार शाह की जब मृत्यु के बाद फर्रुखसियर शासक बना, उस समय पूरी शक्ति किसके पास थी? सैयद बंधुओं के साथ थी। और सैयद बंधुओं ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बालाजी विश्वनाथ के साथ एक समझौता की, और वह समझौते में यह तय हुआ कि जो प्रांत, जो हिस्से पहले शिवाजी के राज्य के हिस्सा थे, जिसको बाद में मुगलों ने हस्तगत कर लिया था, वह शिवाजी को वापस कर दिया जाएगा। शिवाजी का वह क्षेत्र मराठों को वापस कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ दक्षिण के जो 6 सूबे थे, उसकी सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का भी अधिकार बालाजी विश्वनाथ को मिला। और इसके बदले में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल अधीनता को स्वीकार करते हुए मुगल बादशाह को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देने का वचन दिया, और 10 लाख रुपया नजराना भी पेश करने पर राजी हो गया। दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली के लिए बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को अलग अलग इलाके सौंपे। चौथ और सरदेशमुखी सौंपने की प्रथा ने भी पेशवा को संरक्षण के जरिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी। देखते हैं हम कि बालाजी विश्वनाथ क्या हुआ, 1720 में मर गया। उसकी जगह पर उसका 20 वर्षीय बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभाशाली सेनापति, महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का वह सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। क्या कह रहा है? हम देखते हैं कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना, जिस समय उसकी उम्र क्या थी? 20 साल की थी। वह युवा होने के बावजूद बाजीराव क्या था? एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति के रूप में, महत्वाकांक्षी सेनापति के रूप में उभरा। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा नायक कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, अपराजय योद्धा माना जाता है इसको। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उसने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों से चौथ वसूलने का अधिकार देने, और फिर वे इलाके मराठे राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। क्या कह रहा है? हम देखते हैं कि चूंकि मुगल जो शासक थे, मुगल शासन जो था वो भी जर्जर स्थिति में था, और इसका फायदा बाजीराव प्रथम ने उठाया, और उसने बार बार मुगलों को परेशान किया, और उन्होंने मुगल अधिकारियों से उन इलाकों में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार लिया, और उसी के साथ साथ उन इलाकों को भी मुगलों को वापस करने के लिए कहा जो मराठा राज्य को में पहले से शामिल थे। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजामुल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। देख क्या कर रहा है? कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि बाजीराव के समय बाजीराव ने क्या किया? दक्कन में हैदराबाद राज्य के संस्थापक जो था निजामुल मुल्क, उसकी शक्ति को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास किया। बाजीराव ने 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया, और अनंतोगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से बाहर निकाल दिया। बाजीराव 1740 में मर गया। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया। क्या कह रहा है? कह रहा है, देखते हैं कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव क्या बना? पेशवा बना।
और बाजीराव ने अपने कुशल नेतृत्व में इसने मराठाओं को एक त्वरित सैनिक शक्ति के रूप में तब्दील कर दिया और उसने अपने राज्य का विस्तार भी काफी किया। और जब जब 1740 में बाजीराव की मृत्यु हुई, उस तब तक उसने क्या किया था कि पूरे मराठा राज्य का चरित्र ही बदल के रख दिया था। बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा बना। अब क्या हो गया था, देख रहे हैं कि पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद ही क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया। तो अब बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब के नाम से जाना जाता था, पेशवा बना। 1740 से 1761 तक वह पेशवा रहा। वह अपने पिता की तरह काबिल था, यद्यपि वह कम उद्यमी था। राजा शाहू 1849 में मर गया। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। पेशवा का ओहदा तब तक वंशगत बन गया था और पेशवा ही राज्य का असली शासक बन गया। क्या कह रहा है देख रहा है कि 1740 में जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई तो 1740 में उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना और 1761 तक पेशवा रहा। लेकिन 1749 में 1749 में संगोला की संधि हुई। संगोला की संधि के तहत शाहू ने पूरे राजकाज का जो था वो पेशवा के हाथों में सौंप दिया। अब पेशवा ही क्या हुआ, राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। पेशवा जो था वह राज्य का सर्वे सर्वा बन गया और अब ये पेशवा ही असली शासक के रूप में स्थापित हो गया। और इसने पेशवा ने क्या किया, अपना जो राज्य सत्ता का केंद्र था वह सतारा से हटाकर पुणे में स्थापित किया, जिसको क्या कहा जाता था, हुजूर दफ्तर कहा जाता। अब वह प्रशासन का अधिकृत प्रधान हो गया। 1749 में संगोला की संधि के बाद वह क्या हुआ, वह प्रशासन का अधिकृत प्रधान हो गया। इस तथ्य के प्रतीक के रूप में वह अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पूना ले गया। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया और साम्राज्य को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाया। उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पे पहुंचा दिया। अब उत्तर भारत पर अधिकार के लिए एक बड़ा टकराव शुरू हुआ। हम देखते हैं कि बाजीराव के ही समय से उत्तर भारत पे कब्जे के लिए टकराव शुरू हो गया था। लेकिन चूंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और उस समय हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के रूप में एक नया संकट शुरू हो गया। क्योंकि नादिर शाह के मृत्यु के बाद उसे उसके उत्तराधिकारी के रूप में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पे दावा किया और वह पंजाब तक कब्जा कर लिया। लेकिन मराठों ने क्या किया, मराठों ने पंजाब पे कब्जा करके उसके वहां से जो उसका पुत्र था, वहां का जो सूबेदार था, उसको वहां से बाहर निकाल दिया। और दूसरी शक्ति जो थे अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, नजबीदौला जो था मुगल वजीर था और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, यह भी क्या थे, दोनों जो थे वह मराठों से घृणा करते थे। क्योंकि मराठों के बार बार होने वाले आक्रमणों से इन्होंने तंग आकर अहमद शाह अब्दाली के साथ एक समझौता किया, गठजोड़ किया और वे दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार गए थे। इस तरह हम देखते हैं कि 1761 में क्या हुआ, 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण को देखते हुए बालाजी बाजीराव ने अपने एक नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में मराठा फौज भेजी। लेकिन इस फौज का वास्तविक प्रधान कौन था, उसका बेटा
नाम उसका बेटा जो था वह नाम मात्र का सेनापति था। उस सेना का वास्तविक जो प्रधान था उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। इस फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इब्राहिम खां गारदी कर रहा था। क्या कर देखिए, 1761 की पानीपत की तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, जब मराठों ने पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को बाहर निकाल दिया, तो अहमद शाह अब्दाली ने अवध के नवाब और मुगल वजीर नजमुद्दौला के साथ समझौता करके एक गठजोड़ तैयार किया और पानीपत के मैदान में 1761 में मराठों और अब्दाली का सामना हुआ। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध जिसको कहा जाता है। मराठा फौज पूरी तरह से उखड़ गई। पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। अफगान घुड़सवारों ने भागने वालों का पीछा किया और उन्हें पानीपत क्षेत्र के जाटों, अहिरों और गुजरों ने भी लूटा खसोटा। क्या कह रहा है कि 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इसमें मराठों की पराजय हुई, जिसमें विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ दोनों मारे गए और अनगिनत योद्धा इसमें मारे गए, और जो मराठा सैनिक भागे उनको भी वहां के जो लोग थे उन्होंने उन्हें लूटा, क्योंकि मराठों से क्या थे, सभी लोग त्रस्त थे, क्योंकि ये लोग काफी लूटमार करते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि 28,000 से ज्यादा जो सैनिक थे वह इस युद्ध में मारे गए और मराठों को पूरी तरह से पतन कर दिया। पानीपत की हार मराठों के लिए महाविपदा के समान थी। उन्हें अपनी फौज के बेहतरीन आदमियों से हाथ धोना पड़ा। उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। सबसे बढ़कर उनकी हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। क्या कह रहा है कि मराठों की हार से अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो वह थे अंग्रेज कंपनी को अब दक्षिण भारत में और बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने का इससे मौका मिल गया। अब देखते हैं क्या कि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध की पराजय से पेशवा बालाजी बाजीराव को इतना सदमा लगा कि उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसका 17 वर्षीय भाई माधवराव पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य की खोई हुई किस्मत को वापस लौटा दिया। उसने निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली से नजराना देने के लिए मजबूर किया। उसने रुहेला को हराकर और राजपूत राज्यों तथा जाट सरदारों के अधीन लाकर उत्तर भारत में अपने अधिकार का फिर दावा किया। क्या कह रहा है कि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के हार के बाद मराठे जो थे वह बहुत जल्दी ही उबर गए, क्योंकि उन्हें माधवराव के रूप में एक कुशल नेतृत्वकर्ता प्राप्त हो गया था। जो नया पेशवा जो था 17 साल की उम्र में ही उसने क्या किया, मराठों को पराजित किया, निजाम को हराया, मैसूर को हैदर अली से नजराना लिया और राजपूत राज्यों और जाट राज्यों को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत में फिर अपने अधिकार का मराठा दावा करने लगे। किंतु मराठों को एक धक्का फिर लगा। माधवराव का 1771 में क्षय रोग से मृत्यु हो गई। अब मराठा साम्राज्य अव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गया। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें नारायण राव 1773 में मारा गया। अब क्या देख रहे हैं कि माधवराव की मृत्यु के बाद
माधवराव की मृत्यु के बाद देखते हैं कि मराठों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। बालाजी बाजीराव का भाई रघुनाथ राव और माधवराव का भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें नारायण राव जो पेशवा बना था वह मारा गया। नारायण राव मारा गया, लेकिन चूंकि उस समय क्या था, उस समय तक हम देखते हैं कि नारायण राव की मृत्यु भले ही हो गई, लेकिन मराठा अभी शक्ति मजबूत थी और मराठा सरदार जो थे वो रघुनाथ राव को पसंद नहीं करते थे। निराश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया और उनकी मदद से सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उत्तर के मराठा, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। उत्तर के मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महादजी सिंधिया था। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की तथा आगरा के पास शस्त्र निर्माण कारखाने स्थापित किए। हम क्या देखते हैं कि 1700 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जब रघुनाथ राव जब चला गया बंबई प्रेसिडेंसी के पास, तो अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें इस चीज को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर, चूंकि मराठे जो थे वह अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सत्ता कायम की, जो मराठा सरदार थे। और उत्तर में मराठाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सरदार था वो था महादजी सिंधिया। उसने क्या किया, उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों की सहायता से उसने एक शक्तिशाली यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित फौज की स्थापना की और आगरा के पास उसने शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए। और इसने क्या किया, इसने बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने बस में कर लिया और उसके कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायबे गुनायब बनाया। क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद से 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा शाह आलम जो था वह अंग्रेजों का पेंशनर रह गया। लेकिन बाद में उसे महादजी सिंधिया ने इलाहाबाद से लाकर दिल्ली की गद्दी पे आसीन किया। अब जो पेशवा के जो था महादजी सिंधिया के प्रभाव में मुगल बादशाह आ गया और इस तरह मुगल बादशाह ने पेशवा को अपना नायब नियुक्त किया। अब हम देखते हैं कि सवाई माधवराव जो था 1795 में जो पेशवा था मर गया, उसकी जगह पे रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय ने स्थान लिया। क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि चूंकि माधवराव नारायण के माधवराव नारायण के बाद अब उसका कोई पुत्र नहीं था, तो रघुनाथ राव के एक कम योग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया और बाल भाई परिषद का निर्माण किया गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जिसका नाना फडणवीस कर रहा था। लेकिन नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद अब अंग्रेज यह चाहते थे कि अब वह पूरी तरह से मराठों का पतन कर देना चाहते। इसीलिए अंग्रेजों ने अपने चतुर कूटनीति के द्वारा ये लोग क्या किए, आपस में मराठा सरदारों को लड़ाने का प्रयास किया और इनको विभाजित कर दिया। और दूसरे और तीसरे जो मराठा युद्ध हुआ, जो दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक और तीसरा जो मराठा युद्ध जो हुआ 1816 से 1819 तक, उन्होंने मराठों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रहने दिया गया, मगर पेशवा वंश को क्या कर दिया गया, सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। हम देखते हैं कि 1817 में इन्होंने पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया
और पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया। लेकिन अन्य जो मराठा सरदार थे उनके राज्यों को, जैसे सिंधिया को, गायकवाड़ को, होलकर को, भोसले को, इनके राज्यों को अंग्रेजों ने रहने दिया। इस तरह हम आज क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्त, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा NCERT, इसलिए आप लोग हमारे क्लास में बने रहिए और आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए। और आप दोस्त, आप एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल UPSC CSC को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।